जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्हें लगता है कि मुल्क उनका है लेकिन वक्त बदल गया है। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि खुदा करे इनको पहले अकल आ जाए, नहीं तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क अमन और मोहब्बत से चलेगा। अरशद मदनी ने कहा मुल्क में मॉब लिंचिंग होती है और कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। कानूनी लड़ाई ही वाहिद रास्ता है। मौलाना अरशद मदनी का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मुल्क के हालात को लेकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग होती है और हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और कानून ही एक रास्ता बचा है। तो उन्होंने नसीहत की बात कही, जो लोग भी मुल्क में अमन और भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं उन्हें अक्ल आ जाए। उन्हें लगता है कि उन्हें पहले अक्ल आ जाए, नहीं तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, मुल्क अमन और मोहब्बत से चलेगा, अरशद मदनी ने कहा। और इससे पहले भी इसी तरह की बातें वो दोहराते हुए नजर आए हैं और बार बार इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि मुल्क अमन चाहता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई ही वाहिद रास्ता है। तो मुल्क अमन और मोहब्बत से चलेगा। मुल्क में मॉब लिंचिंग होती है और कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। कानूनी लड़ाई ही वाहिद रास्ता बचा है। तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। मैं कहता हूँ आप कीजिए, आपकी एक मजहबी जगह है, आप कह दीजिए, यहाँ नहीं आएगा। मसला सिर्फ केदारनाथ का नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर आसाम में क्या हो रहा है, वहाँ कौन सा मंदिर का मसला है। पूरी आबादियों को बुलडोज़र तहस नहस कर दिया जाता है। हज़ारों लाखों मुसलमान वो है कि जिसको ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ये बांग्लादेश का रहने वाला है, अपने सबूत पेश करते हैं, उनको कबूल नहीं किया जाता है। तो ये एक वबाल को खड़ा कर सकता है। खुदा न ख्वास्ता, खुदा करे ऐसा ना हो, इनको अक्ल आ जाए उससे पहले, नहीं जो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और क्या है, ये समझना कि अगर हम इसके हक़ को मार भी लेंगे, छीन भी लेंगे, तब भी हमसे जुदा नहीं हो सकता। ये तो सेकुलरिज्म, इसका नाम तो नहीं। ठीक है, आपने 50-60 साल चला दिए, फिर अंजाम क्या हुआ? अब कासा गदाई हाथ में लिए फिरते हैं, कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुल्क के अंदर यही सूरत हाल दूसरी किसी पार्टी के साथ हो गई, मुसलमान नहीं, हिंदू भी वोट नहीं देगा, देखिए रहने का हक़ हर एक को चाहिए, कारोबार करने का हक़ हर एक को चाहिए, मिलता नहीं है। गरीब तबका घर में बैठा हुआ है, अपने सुबह से शाम तक निकलता है, इतना भी नहीं कमा पाता कि जिससे अपने बच्चों का पेट पाल ले। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान के ख़िलाफ़ उनकी एक तहरीक है, वो मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, उसके ऊपर जो दफ़ात लगती हैं वो बड़ी कम किस्म की दफ़ात होती हैं, 4, 5, 10, 20 दिन में छूट करके बाहर आ जाता है। ये गवर्नमेंट का किरदार है, लेकिन आवाम का किरदार तो ये नहीं है। वो अमन चाहते हैं, इसलिए मॉब लिंचिंग करने वालों के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका कानूनी हक़ है वो उनका नाम ले करके पुलिस को दे देते हैं, इससे ज़ायद कुछ नहीं किया और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। मुल्क के अंदर रहना है तो प्यार और मोहब्बत और दोस्ती के साथ ही। और अगली बड़ी खबर ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से मरकज ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। आज 11 बजे होगी अहम बैठक। बजट सेशन से पहले मरकज ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। बजट और अहम बिलों पर रजामंदी बनाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि 28 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सेशन और आवाम को उम्मीदें हैं और मुल्क भर की निगाहें बजट सेशन पर रहती हैं। तो बजट सेशन की शुरुआत से पहले अहम मीटिंग की जानकारी सामने आ रही है और मरकज की तरफ से ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। आज 11 बजे ये अहम बैठक होगी। इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और दिल्ली में सियासी हलचल ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर देखने को मिलेगी। तो बजट सेशन से पहले मरकज की ये अहम मीटिंग और इसमें किस तरह से आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जाएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। बजट और अहम बिलों पर रजामंदी बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी के ज़िम्मे में ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है।
और अगली बड़ी खबर सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है। सरकारी बैंकों में आज हड़ताल की खबर है। सरकारी बैंकों का कामकाज आज मुतासिर होगा, जो कि आज कामकाज बंद रहेगा। जो बैंक मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पर हैं। UFBU ने हड़ताल का ऐलान किया है। 5 डे वर्किंग की मांग की जा रही है, तो 5 डे वर्किंग वीक हो, इसकी मांग को लेकर हड़ताल पर आज सरकारी बैंक मुलाजमीन नजर आएंगे। तो प्राइवेट बैंक UFBU का हिस्सा नहीं है, तो UFBU का प्राइवेट बैंक हिस्सा नहीं है, सिर्फ सरकारी बैंकों के लिए हड़ताल की जा रही है। बताते चलें कि सरकारी बैंकों में आज हड़ताल रहेगी। सरकारी बैंकों का कामकाज आज मुतासिर होगा, यानी अगर आप आज सरकारी बैंक में कोई कामकाज करने के इरादे से जाने का इरादा कर रहे हैं तो एक बार खबरदार हो जाए, क्योंकि आज आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तमाम मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। UFBU ने हड़ताल का ऐलान किया है, जो कि 5 डे वर्किंग वीक की उनकी मांग है। अगली खबर नीट तालिबा से जुड़ी हुई। नीट तालिबा कत्ल मामले में अब घर वालों ने पुलिस की कार्रवाई पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार ने DGP को खत लिखकर 8 अहम मांगे रखी हैं और 5 से 9 जनवरी के बीच की हर कड़ी की गहन जांच की मांग की है। घर वालों का कहना है कि 5 जनवरी शाम 5 बजे से 6 जनवरी तक हॉस्टल्स के सभी CCTV फुटेज की FSL जांच हो। हॉस्टल में रहने वाले तालिबा के बयान और उनके मोबाइल CDR भी खंगाले जाएं। इसके साथ ही मकान मालिक, उनके बेटे, हॉस्टल चलाने वाले और अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों के मोबाइल CDR जांच की मांग की गई है। परिवार ने थाना इंचार्ज के रोल की गैर जानिबदाराना जांच और अस्पताल स्टाफ के बयान दर्ज न होने पर भी सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ICU डॉक्टर ने वायरल और मेनिंजाइटिस की बात कही थी, तो अब मौत की वजह नींद की दवा कैसे बताई जा रही है। और वहीं जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना में नीट तालिबा की मौत के मामले में जांच अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। पटना सेक्रेटेरिएट की SDPO डॉक्टर अनु कुमारी की क़यादत में तश्कीलशुदा SIT की टीम और फॉरेंसिक जांच टीम मुतासिरा के आबाई गांव पतियावा पहुंची, जहां परिवार के 5 मेंबर्स के ब्लड सैंपल लिए गए। ब्लड सैंपल मुतासिर की मां, वालिद भाई और 2 मामा के लिए गए हैं। SIT और फॉरेंसिक जांच की टीम बीती देर रात गांव पहुंची थी और मामले से जुड़े अहम पहलुओं की जांच कर रही है। जराये के मुताबिक सैंपल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे जाएंगे, जिससे मौत की वजूहात की तस्दीक में मदद मिल सकेगी। बता दें कि अब तक SIT की टीम 5 बार मुतासिरा के गांव जाकर परिवार के मेंबर से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही जांच एजेंसियां पूरे मामले को संजीदगी से खंगाल रही हैं और आने वाले दिनों में इस केस में और भी अहम खुलासे होने का इम्कान है। और अगली बड़ी खबर संभल से है, जहां पर जामा मस्जिद मामले में साध्वी दिव्या गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। जामा मस्जिद को विष्णु मंदिर बताया गया है। संभल जामा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी की मांग की गई है। यूपी के स्कूलों में गीता रामायण लाजमी करने की मांग भी की गई है। तो जामा मस्जिद का पहले सर्वे कराया गया और अब जामा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी की मांग की जा रही है। दरअसल संभल के 3 दिन के दौरे पर रही दशनाम जूना अखाड़ा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष साध्वी दिव्या गिरी ने जामा मस्जिद मामले को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि जामा मस्जिद श्री विष्णु मंदिर था, जिसका जिक्र कुरानों और शास्त्रों में मिलता है। साथ ही उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी की मांग भी उठा दी है। संभल का हरिहर मंदिर, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का वो मिलन स्थली है, तो इतनी सुकून से जब हम ये मान्यता मान रहे हैं या हमें पुराणों से विदित है कि वो है, तो उसमें इतना विवाद क्यों। और जम्मू कश्मीर के नामवर मुसन्निफ, शायर और माहिर लिसान प्रोफेसर शफी शौक को तालीम और अदब में उनकी बेमिसाल खिदमात के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। 1950 में शोपिया जिले के कपरे नगांव में पैदा हुए शौक को कश्मीरी ज़बान और सकाफत की सबसे मजबूत और मुअतबर आवाज़ों में शुमार किया जाता है। ये एजाज़ उनके तवील इल्मी और अदबी सफ़र के कौमी सतह पर बड़ी तस्दीक है। श्री अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने सलाम TV से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए।
जम्मू कश्मीर के जाने माने लेखक और कवि प्रोफेसर शफी शौक को अब की बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर शफी शौक साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बधाई, और ये बताइए कि ये सम्मान आपके लिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा नाम भी पद्मश्री अवार्डीज़ की लिस्ट में आ गया है, तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। फिर ये जब कंफर्म हुआ तो बहुत खुशी हुई मुझे और मेरे दोस्तों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को। तो इससे पहले भी ये अवार्ड बहुत सारे महान हस्तियों को मिला है, जिनमें प्राण किशोर, रहमान राही, अमीन कामिल, अख्तर मोहिउद्दीन, ये सब हैं। और उसके अलावा यहाँ के मुसव्विरों, मूसीकारों और कारीगरों को भी मिलता है। चलिए, अब की बार मुझे मिला तो ये खुशी की बात है, क्योंकि आपने कई सारी किताबों का अनुवाद कश्मीरी में किया है, तो उनके लिए कितनी बड़ी सम्मान की ये बात है। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे, एक रिवायत बने। मैंने पूरी ज़िंदगी, जब से मैं 14 साल का था तब से लिखता आ रहा हूँ, और मेरी किताबें छपती हैं जब मैं 14 साल की उम्र का था, न सिर्फ कश्मीरी में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में। तो ये सारी किताबें जो मेरे पास मौजूद हैं, मैंने बाकी ज़बानों में जो कुछ भी मुझे अच्छा लगा, बड़े बड़े मास्टरपीसेस, उनको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। और कश्मीरी का सारा अदब 14वीं सेंचुरी ललदद से लेकर आज के दौर तक, मैंने सब कवियों का अनुवाद अंग्रेज़ी में किया, अंग्रेज़ी से कश्मीरी में और कश्मीरी से अंग्रेज़ी में और हिंदी और उर्दू में। वो सब की सब किताबें छप चुकी हैं। तकरीबन 106 किताबें मैंने आज तक लिखी हैं, एडिट की हैं, ये मरतब की हैं। अच्छा, ये जो युवा हैं, नए नए राइटर आते हैं, लेखक आते हैं, तो आपके इस काम से वो प्रेरित होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी जो आपने अभी कार्य किया है, और सरकार ने भी इतना बड़ा सम्मान आपको दिया। जितने सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग मिलने आते हैं, वो सब के सब युवा पीढ़ी के ही हैं, और वो हमें भी कुछ सिखाए ना सर, ऐसे करते हैं। मैं 35 साल से कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, 35 साल तक। तो उस दौरान मुझे कई अवार्ड मिले। मुझसे प्रेरित होके बहुत सारे लोगों ने लिखना किया, और कुछ लोग ये ओपनली कहते हैं कि हमें मुतासर किया है, इन्फ्लुएंस किया है शफी शौक ने। मेरे लिए सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट वही है। अगर तो और आज देशवासियों के लिए और उन लेखकों, सभी लेखकों के लिए जो है कश्मीर से हो, बाहर हो, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा आखिर में? मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह मैंने कई भाषाओं में लिखा है, कई भाषाओं को सीखा है, हालांकि मेरा बैचलर्स डिग्री साइंस में था और मेरा मास्टर्स और पीएचडी अंग्रेज़ी में है, लेकिन मेरी कोशिश रही कि जो भी अच्छा लगे उसको कश्मीरी में फ़ौरन डाल दो, ट्रांसलेट करो, या कश्मीरी का कोई भी मास्टरपीस हो उसको अंग्रेज़ी, उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करो। यानी इस हद तक कि मैंने फारसी, यानी आपकी बात जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, हर मज़हब का, हर वर्ग का, जो हर वर्ग का, इसमें धर्म वगैरह जाति की कोई बंदिश है ही नहीं, क्योंकि ये आज के दौर के इंसान, आज के दौर के मानव की मुख्तलिफ तस्वीरों को दर्शाता है। तो वही ऐसी जेन्युइन पोइट्री कहलाएगी जो आज के दौर की ये समकालीन हो। समकालीनता मेरे ख्याल से शायरी और अदब की पहचान है। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर शफी शौक साहब, जो कि हमारे साथ पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद उस पर अपनी जो राय हैं वो साझा कर रहे थे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।
और वहीं अगली बड़ी खबर का रुख लेते हैं। यूएई को अमेरिका का झटका लगा है। तो ये यूएई का अमेरिका को झटका। यूएई ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ईरान के खिलाफ फौजी हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं खोलेगा। तो बड़ी खबर यूएई के हवाले से आपको बताते चलें, यूएई का अमेरिका को झटका। यूएई ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ईरान के खिलाफ फौजी हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं खोलेगा यूएई। जमीन पानी के इलाके के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। हालात से निपटने के लिए बातचीत सबसे असरदार हल है। तो यूएई की तरफ से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और चूंकि यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि बातचीत किसी भी मसले का असरदार हल होगा। ईरान के खिलाफ फौजी हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं खोलेगा यूएई। तो यूएई ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर लगाई रोक और अमेरिका को ये बड़ा झटका। जमीन पानी के इलाके के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा यूएई। दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका और रूस किसी जंग की वजह से नहीं बल्कि कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक चुकी हैं। तमाम ममालिक की सरकारें आसमान से हो रही बर्फीली बमबारी के आगे लाचार हैं। आर्मी दिन रात बर्फ से राहत दिलाने में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कैपिटल कहे जाने वाले शहर न्यूयॉर्क की इन तस्वीरों को देखिए। हमेशा गुलजार रहने वाली ये सड़कें आज बर्फ से पटी हुई हैं। आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी ने न्यूयॉर्क को पंगु बना दिया है। बड़ी बड़ी मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है मगर राहत नहीं मिल रही। हमेशा जगमगाते रहने वाला शहर बदरंग और फीका दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरालिसिस हो गया। ये तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास की हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आम आदमी ही नहीं पशु पक्षियों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। गाड़ियों पर बर्फ लदी हुई है। इस शख्स को देखिए, इसको अपने घर जाने के लिए बर्फीले रेगिस्तान को चीर कर जाना पड़ा है। कहीं कहीं तो बर्फ सिर से ऊंची है। आगे देखिए, ये जनाब खुद ही घर के सामने से मशीन से बर्फ हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के ही एक और शहर की तस्वीरें देखिए। चारों ओर बर्फ का साम्राज्य है। घरों की बिजली गुल हो चुकी है। अमेरिका के 18 रियासतों में ऊर्जा इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर मिशिगन सफेद बर्फ का सागर जैसा दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क की एक और तस्वीर देखिए। बंजर सफेद रेगिस्तान में ये टुकड़ी भोजन की तलाश में निकली है। इंसानों की जरूरतों का ख्याल तो सरकार रख रही है, इन बेजुबानों का क्या, उन्हें तो खुद ही तलाश करनी है। अमेरिका में आए इस तूफान का नाम विंटर स्टॉर्म फन रख दिया गया है। इस तूफान से अमेरिका के लोगों में बेबसी देखी जा रही है। इस तूफान ने तो अमेरिका की शहरी हवाबाजी को झकझोर कर रख दिया है। पूरे कोविड काल में इतनी फ्लाइट्स रद्द नहीं जितनी इस तूफान के दौरान रद्द हो चुकी हैं। अब तक लगभग 30,000 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। 3 लाख घरों की पावर सप्लाई ठप है। हीटिंग सिस्टम ठप है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। अमेरिका का फिलाडेल्फिया भी बर्फ से जम चुका है। आम लोगों की जरूरत की सर्विसेज ठप हो गई है। मशीनों से बर्फ हटाने और कुदरत से लड़ने की कोशिश कमजोर होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के इस एयरपोर्ट की ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखिए। रनवे और टैक्सी वे पर इतनी बर्फ है कि बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात बर्फ हटाने में लगी हैं। ये देखिए, बोइंग तैयारे के पहिए रनवे पर ही जम गए हैं। मशीनें तैयारे को बर्फ के कहर से निजात दिलाने की कोशिश कर रही हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए। शहर का सब कुछ जम चुका है। ये अमेरिका कैपिटल हिल्स की तस्वीरें। दुनिया की सबसे महफूज माने जाने वाली इस बिल्डिंग को सिक्योरिटी एजेंसियां बर्फ के हमले से नहीं बचा पाई। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के सदर डोनाल्ड ट्रंप बर्फीले तूफान के सामने बौने नजर आ रहे हैं। इस तूफान ने उनकी अहलियत को आईना दिखा दिया है। इस तूफान ने अब तक इतने लोगों की जान ले ली जितने हाल ही के दहशतगर्दाना हमले में भी नहीं मारे गए। बर्फीले तूफान की दहशत के आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो हमने देखा किस तरह से दुनिया की अजीम ताकतें सुपर पावर रूस में तो 140
दिन बाद इतनी बर्फ गिरी कि बर्फ में 10-10 मंजिलें इमारतें दफन हो चुकी हैं। मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हालात काफ़ी कशीदा हैं और अमेरिका और रूस किसी जंग की वजह से नहीं बल्कि कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक ही चुके हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों में क्रायोकोप्लस जैसे हालात बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। रूस में कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्फीले तूफान ने मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। विजिबिलिटी 0 है और पारा 0 से 40 डिग्री नीचे जा चुका है। रूस में आए बर्फीले तूफान को द ग्रेट व्हाइट आउट नाम दिया गया। कई रूसी शहर सफेद चादर से ढक चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बर्फ के पहाड़ नजर आ रही हैं। इंसानी सरगर्मियां पूरी तरह से ठप है। ये बर्फबारी नहीं, एक वेदर इमरजेंसी है। रूस के कई शहरों की सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है। सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं और ट्रेनें पटरियों पर ही जम गई हैं। रूस के लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए ये सब अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। भारी बर्फबारी के सबब बिजली की लाइनें टूट गई हैं, जिससे तमाम लोग अंधेरे और हांड कपाने वाली ठंड में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन के लिए पावर रिस्टोरेशन इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह है। बर्फबारी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक ये वंस इन अ सेंचुरी होने वाला वाकया है। कुछ ही घंटों में कई फीट बर्फ को जमने से शहरी बुनियादी ढांचा पूरी तरह से फेल हो चुका है। रूस में आए इस बर्फीले तूफान को औपचारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लोग इसे स्नो अपोकैलिप्स कह रही हैं, जिसके आगे सुपर पावर रूस भी पंगु नजर आ रहा है। रूस के शहरी इस वक्त सर्वाइवल मोड में हैं। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है। हीटिंग सिस्टम्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। माहिरीन इसे आर्कटिक ब्लास्ट का नाम दे रही हैं। आलमी मौसमियाती तब्दीली के चलते मौसम के मिजाज में आए इस जारिहाना बदलाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कामचटका हो या साइबेरिया, रूस में आए बर्फीले तूफान थमने के बाद भी मुसीबत कम नहीं होगी। टनों बर्फ हटाना और आम जिंदगी को पटरी पर लाना एक हरक्यूलियन टास्क यानी बहुत मुश्किल काम होगा। रूस इस वक्त सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में बर्फ के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। रूस में आई ये सफेद कयामत इंतबा है। माहौलियाती बहरान अब आर्कटिक तक पहुंच चुका है। विंटर के बाद ऑटोमन और फिर समर आएगा। जिंदगी मुसीबतों को भूलकर फिर से पटरी पर लौट आएगी। पर पुरसुकून आबो हवा जो जंगों में आलूदा हो रही है, उसकी वापसी बहुत मुश्किल दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।